हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो लेखा एग्जाम होता है उसमें जो पेंशन नियम 1976 है ना। पेंशन नियम 1976 है। यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने गलती इसको 1996 ऐसे कुछ बोल दिया था। यहाँ पे एक्चुअल में 1976 है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा त्रुटि सुधार लेंगे, है ना। त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यहाँ पे। तो इसके नियम 9 को आज पढ़ना है। नियम 9 को आज पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेंशन नियम नंबर 9, 8 तक अपने पढ़ लिया था, अब नियम 9 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पेंशन रोकने तथा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार, है ना। तो है ना, राज्यपाल को क्या पावर है यहाँ पे, वो पेंशन रोकने और वापस लेने, है ना। तो गवर्नर को क्या क्या अधिकार है देखते हैं यहाँ पे। पेंशनर द्वारा अपनी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति पश्चात पुनर्नियुक्ति या सुविधा, है ना, पर की गई सेवा भी शामिल है। विभागीय अथवा न्यायालयी कार्यवाही में यदि गंभीर दुराचार के, है ना, अपनी सेवा दी यहाँ पे, उसके बाद वो सुविधा में कार्यरत है या फिर कुछ दूसरे चीज़ में कार्यरत है यहाँ पे, और इस पूरी समयावधि में यदि उसके ऊपर गंभीर दुराचार या लापरवाही के आरोप लगे हैं तो शासन को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति या कोई हो तो राज्यपाल चाहे तो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के कृत हेतु पेंशन को क्या कर सकता है यहाँ पे, कुछ अवधि के लिए रोक सकता है या कुछ भाग कर रोक सकता है यहाँ पे, है ना, कुछ भाग कर रोक सकता है। ऐसा करने से पूर्व वो यहाँ पे लोक सेवा आयोग से क्या करेगा, परामर्श करेगा यहाँ पे। राज्यपाल यदि पेंशन में कमी करते हैं ना, राज्यपाल यदि पेंशन में कमी करते हैं यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में उक्त सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को कम से कम न्यूनतम पेंशन देगी। न्यूनतम पेंशन कम से कम देना ही रहेगा, और न्यूनतम पेंशन की राशि यहाँ पे 7,750 रुपये, है ना। अगर आप पेंशन नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, भूखा मर जाएगा ना। तो ये अपने को समझना है यहाँ पे कि 7,750 रुपये क्या करना है यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा ना। शासकीय सेवक जब सेवा में था तो उसकी सेवानिवृत्ति या उसकी पुनर्नियुक्ति के पहले उत्पन्न वाद या ऐसे संस्थान के 4 वर्ष के पहले घटित घटना हेतु न्यायालयी कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, है ना। जहाँ पर विभागीय कार्रवाई संस्थित करने से पूर्व ही शासकीय सेवकों को उसकी पेंशन के अंतिम रूप में स्वीकृति की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल लिखित आदेश द्वारा विभागीय कार्रवाई संस्थित करने के दिनांक से स्वीकृत पेंशन के 50% राशि रख सकते हैं ना। इसमें भी राज्यपाल को अधिकार है कि वो 50% राशि भी रोक सकते हैं ना, परंतु उसे न्यूनतम पेंशन से कम राशि किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा ना। इसमें भी बोल रहा है कि न्यूनतम कम से कम मिनिमम पेंशन तुमको देना ही पड़ेगा। मिनिमम पेंशन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देना ही पड़ेगा, है ना। यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं होती तो रोके गए 50% पेंशन राशि पुनः उनके पेंशन में जुड़ जाएगी ना। 1 साल के अंदर निपटाना है भैया इसको। अगर नहीं निपटा पाए तो 50% जो राज्यपाल जी ने काटे थे वो पुनः उनकी पेंशन में क्या जाएगी, जुड़ जाएगी ना। शासन पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने निर्णय नहीं करता बल्कि उसके पेंशन से अधिक क्षति की वसूली का आदेश देता है। तो ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन की 1/3, है ना, 1/3 से अधिक की दर से वसूल नहीं किया जाएगा ना। देय पेंशन की 1/3 से अधिक की दर से वसूल नहीं किया जाएगा ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे पेंशन नियम 10, है ना। तो व्यावसायिक नियोजन यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन कोई राजपत्रित अधिकारी प्रथम श्रेणी यहाँ पे 2 वर्ष तक रोजगार ग्रहण नहीं कर सकता। रोजगार ग्रहण ऐसा नहीं कि आप रिटायर हो गए उसके बाद रोजगार में चले गए, आपने पान ठेला 4 ठेला खोले, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। इसके लिए राज्य शासन की अनुमति लेनी होगी भैया, है ना। यदि वह अनुमति के बिना ही कोई रोजगार ग्रहण करता है तो उस अवधि के लिए उसका पेंशन क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा। यदि पता चले कि आप पान ठेला और 4 ठेला खोल लिए हो ना, तो आपको पेंशन क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा ना। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ना। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। पेंशन नियम 11, है ना। पेंशन नियम 11 क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारत के बाहर किसी शासन के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक, है ना, यदि भारत के बाहर कोई रोजगार ग्रहण करता है तो उसे राज्य शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में जाकर क्या कर लिए, यहाँ पे अमेरिका में जाकर आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी छोड़कर, अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमेरिका चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे उसके ऊपर कर्मचारी या अधिकारी अगर विदेश जाते हैं तो राज्य शासन से अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद भी शासकीय सेवक अनुमति के बिना ही भारत के बाहर रोजगार ग्रहण करता है तो उनका पेंशन उतनी अवधि के लिए रोक दिया जाएगा। अनुमति के बिना अगर ग्रहण करोगे भैया अमेरिका चले गए तो आपको पेंशन क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा, है ना। पेंशन नियम 12 क्या बोलता है, अर्हतादायी, है ना। पेंशन नियम 12 क्या बोलते हैं यहाँ पे, अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ, है ना। अर्हतादायी सेवा प्रारंभ यहाँ पे क्षतिपूरक उपादान को छोड़कर अन्य प्रकार के पेंशन उपादान के लिए आहरकारी सेवा की गणना उस दिन से प्रारंभ की जाएगी, है ना। जब शासकीय सेवा की उम्र 18 वर्ष होगी, है ना। जब शासकीय सेवा की उम्र क्या होगी यहाँ पे, 18 वर्ष होगी। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु में नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु में जितनी सेवा होगी, है ना, उसकी आहरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी, है ना।
अहर्कारी सेवा का प्रारंभ नियुक्ति तिथि से होगा, परंतु यदि नियुक्ति अपराह्न में हुई तो अहर्कारी सेवा अगले दिन प्रारंभ होगी ना। मैं बताया था अपराह्न और पूर्वाह्न, यहाँ पे पूर्वाह्न अपराह्न में बताया था यहाँ पे कि पूर्वाह्न में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसी दिन आपको ज्वाइनिंग डेट कल आएगी, और अपराह्न में लेते हैं मतलब 12 बजे के बाद लेते हैं तो ज्वाइनिंग डेट अगले दिन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया पेंशन नियम 13, है ना। शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त करती है ना। शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त करती है यहाँ पे, जब किसी शासकीय सेवक की सेवाएं शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार न हो, है ना। जब किसी शासकीय सेवक की सेवाएं शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार न हो तो उन्हें संचित निधि से वेतन भुगतान न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में अहर्कारी सेवा नहीं मानी जाएगी, है ना। है ना, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे शासन सेवा, है ना। जब किसी शासकीय सेवक की सेवा, है ना, जब किसी शासकीय सेवक की सेवाएं यहाँ पे शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार न हो ना, जो भी सेवाएं वो दे रहा है यहाँ पे शासन द्वारा नियमों के अनुसार न हो तो उन्हें संचित निधि से वेतन भुगतान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में अहर्कारी सेवा नहीं मानी जाएगी, है ना। ये निहरकारी सेवा मानी जाएगी, है ना। अहर्कारी सेवा में क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा यहाँ पे, निहरकारी सेवा में पेंशन नहीं मिलेगा, है ना। तो आप नत्थु खैरे, है ना, वो कहावत है ना कि आप ऐसे नत्थु खैरे लोगों को आप ऐसी पेंशन नहीं दे सकते यहाँ पे, है ना। जब अहर्कारी सेवा रहेगी तभी आप पेंशन दोगे। यहाँ पे सरकार का पैसा कीमती है, लोगों के टैक्स का पैसा है, इसलिए उसको ऐसे वैसे नहीं दिया जा सकता ना। पेंशन नियम 14 क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेंशन नियम 14 बोलते हैं यहाँ पे परीक्षा सेवा की गणना, है ना, परीक्षा सेवा की गणना परीक्षावधि पर की गई सेवा, है ना, अहर्तादायी मानी जाएगी ना। परीक्षावधि जो रहती है उसकी अहर्तादायी, है ना, मतलब ठीक है उसे पेंशन मिलेगा। पेंशन नियम 15 प्रशिक्षु शिक्षु की हैसियत की गई सेवा की गणना, ना प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा अर्थदायी सेवा नहीं मानी जाएगी ना। प्रशिक्षु के रूप में आप काम करें ना भाई तो अर्थदायी सेवा नहीं मानी जाएगी, परंतु किसी स्थान पर अहर्कारी सेवा मानने से के स्पष्ट आदेश दिए गए हों तो उस स्थान पर प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा को अहर्कारी माना जाएगा ना। परंतु किसी स्थान पर अहर्कारी सेवा मानने के स्पष्ट आदेश दिए गए हो ना, आदेश दिए गए तो मानना पड़ेगा भाई। पेंशन नियम 15 का तदर्थ सेवा की गणना, तदर्थ मतलब एडहोक सेवा अहर्कारी सेवा मानी जाएगी ना। तदर्थ सेवा अहर्कारी सेवा मानी जाती है, बहुत अच्छी बात है। बशर्ते बिना व्यवधान के उसे नियमित किया गया, है ना, बशर्ते बिना व्यवधान के उसे नियमित किया, है ना, कर दिया गया, है ना। पेंशन नियम 16 यहाँ पे संविदा सेवा की गणना, है ना। पेंशन नियम 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंशन नियम 16 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, संविदा सेवा की गणना, है ना। जब किसी व्यक्ति को शासन द्वारा निश्चित अवधि के लिए संविदा पर, है ना, कब किसमें संविदा पर नियुक्त किया जाता है यहाँ पे, है ना, तो बिना व्यवधान के उसे नियमित कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में निम्न बातों को ध्यान रखकर संविदा, है ना, को अहर्कारी सेवा माना जाएगा। यदि संविदा अवधि में अंशदायी भविष्य निधि का प्रावधान है तो, है ना, नियमित नियुक्ति होने पर अंशदायी भविष्य निधि त्याग करने पर अहर्कारी सेवा मानी जाएगी यहाँ पे, है ना, तो इसको छोड़ना पड़ेगा भाई। यदि संविदा अवधि में शासन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ब्याज सहित अंशदायी भविष्य निधि का लाभ शासकीय सेवक ले रहा था तो उक्त संविदा सेवा को, है ना, अनहरकारी सेवा मान्य किया जाएगा ना, क्योंकि वो पहले से, है ना, सामान्य भविष्य निधि का लाभ ले रहा है भाई तो वो अनहरकारी सेवा कहलाएगी यहाँ पे, है ना, तो इसको पेंशन नहीं मिलेगा। अगर वो, है ना, अंशदायी भविष्य निधि का लाभ नहीं लेता रहता है यहाँ पे संविधा काल के दौरान तो वो उसमें एडअप हो जाता है यहाँ पे और वो, है ना, अहर्कारी सेवा मानी जाती है ना। ये हो गया पेंशन नियम 17, है ना। पेंशन नियम 17 क्या बोलते हैं यहाँ पे, पुनर्नियोजित शासकीय सेवकों के प्रकरण में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना, है ना। यदि शासकीय सेवा को क्षतिपूर्ति असमर्थता पेंशन दिया जाकर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उसके बाद में उसे पेंशन योग्य, है ना, शासकीय सेवक में नियुक्ति दी जाती है तो उक्त शासकीय सेवक को निम्न विकल्प के आधार पर पुरानी, है ना, सेवक गणना में लेने या न लेने पर विचार किया जाएगा, है ना। ये हो गया यहाँ पे ना, है ना। तो अगर पूर्व नियुक्ति की गई किसी के यहाँ पे तो पूर्व सेवा के लिए उसे स्वीकृत पेंशन या उपादान का लाभ उठाने का विकल्प देने पर पुरानी सेवा, है ना, अहर्कारी सेवा नहीं मानी जाएगी, है ना। पूर्व सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन एवं उपादान की राशि को यदि शासन को लौटाने का विकल्प देता है ना, तो यदि पूर्व वाले पेंशन को लौटा दिया शासन को तो फिर नई, है ना, पुरानी सेवा अहर्कारी मानी जाएगी, है ना, क्योंकि शासन लौटा रहा है ना भाई वो, तो पुरानी सेवा जो है अहर्कारी मानी जाएगी। अहर्कारी मतलब पेंशन फिर उसको मिलेगा, है ना। पेंशन नियम 18 यहाँ पे सिविल सेवा के पूर्व की गई सैनिक सेवा, कोई यहाँ पे फौजी, जैसे यहाँ पे एक अपने भैया रुपेश भैया यहाँ पे, है ना, जो फौजी लोग रहते हैं यहाँ पे जल सेना थल सेना या पे आर्मी में, तो उनके लिए कैसे पेंशन की गणना की जाएगी ना। तो इसमें कैसे होगा, यदि कोई व्यक्ति सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सिविल सेवा में नियुक्त होता है तो वह विकल्प दे सकता है कि सैनिक सेवा के लिए मिल रही पेंशन को वह लेना जारी रखेगा अथवा बंद रखेगा। यदि वो पेंशन लेना जारी रखता है तो सैनिक सेवा को सिविल सेवा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ना, परंतु यदि पेंशन लेना बंद कर देता है तो और उसे प्राप्त उपादान राशि वापस कर देता है, उपादान राशि वापस कर दिया भाई, तो ऐसी स्थिति में सिविल सेवा के साथ सैनिक सेवा को भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और उपादान राशि एक मुश्त या अधिकतम 36 किस्तों में लौटा सकता है ना। 36 कितने किस्तों में, यहाँ पे 36 किस्तों में लौटा सकता है, ठीक है।
पेंशन नियम 20, पेंशन नियम 20 क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेंशन नियम 20 बोल रहा है यहाँ पे सैनिक सेवा है ना, अनियमित, बिल्कुल अस्थायी और भारतीय राष्ट्रीय सेवा में की गई सेवा की गणना है ना। यदि कोई व्यक्ति सैनिक सेवा में बिल्कुल अस्थायी रूप से पूर्ण रूप नियुक्त हुआ हो और बाद में सैनिक सेवा से पृथक होने के बाद राज्य शासन के अधीन आप नियुक्त प्राप्त कर लेता है तो अस्थायी सैनिक सेवा की निम्न शर्तें अनुसार गणना की जाएगी। मतलब अग्निवीर जैसे बोलेंगे तो अग्निवीर भी क्या है अपने यहाँ पे अस्थायी है, क्योंकि 4 साल काम करो उसको निकाल देते हैं इन लोगों, है ना। तो उन्होंने सैनिक सेवा के नियम के अनुसार देय पेंशन लाभ नहीं लिया है। पहली बात तो यदि सैनिक सेवा में 18 वर्ष पहले प्रारंभ की गई हो तो 18 वर्ष की आयु के पूर्व की गई सेवा गणना नहीं लिया जाएगा ना। 18 वर्ष से कम को गणना में नहीं लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पेंशन नियम 21 यहाँ पे अवकाश पर व्यतीत समयावधि है ना, अवकाश पर व्यतीत समयावधि यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश को है ना अहर्कारी सेवा माना जाएगा यहाँ पे, परंतु 120 दिनों से अधिक का असाधारण अवकाश लगातार है ना ये सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में प्रथम 120 दिनों का अहर्कारी सेवा मान किया जाएगा ना। मतलब 120 दिन आपने अवकाश लिया है यहाँ पे और यहाँ पे 120 यहाँ पे अहर्कारी माना जाएगा, पर 120 दिन के बाद आपने यहाँ पे असाधारण अवकाश मतलब बिना वेतन वाला अवैतनिक अवकाश ले लिया तो उसको यहाँ पे निरकारी माना जाएगा ना। पेंशन नियम 22 यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण पर व्यतीत समयावधि गणना है ना, प्रशिक्षण में बिताएगी है ना अवधि है ना अहर्कारी है ना सेवा को माना जाएगा। अहर्कारी मतलब पेंशन मिलेगा भाई, आप प्रशिक्षण ले रहे हो अच्छी बात है ना, यहाँ पे लेखा सेवा में जा रहे हो आप यहाँ पे है ना, और यहाँ पे अकादमी में जा रहे हो, अकादमी यहाँ पे निमोरा में जाकर आप यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हो तो आपको पूरा वो मिलेगा भाई पेंशन, ऐसा कोई वो नहीं है, उसको पेंशन में काउंट किया जाएगा है ना। निलंबनकारी गणना यहाँ पे पेंशन नंबर 23, यहाँ पे 23 में क्या हो रहा है, यहाँ पे निलंबन हो रहा है ल हो तो यहाँ पे 23 का 3 ऐसा करके याद रखो। शासकीय सेवक जिस कारण से निलंबित किया गया था उसकी जांच होने पर उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है ना। शासकीय सेवक को जिस कारण से निलंबित किया गया था उसकी जांच होने पर है ना होने पर उसे दोष मुक्त किया जाता है तो निलंबन अवधि अहर्कारी सेवा मानी जाएगी ना। निलंबन अवधि भी क्या मानी जाएगी यहाँ पे अहर्कारी मानी जाएगी, परंतु यदि पूर्णतः दोष मुक्त नहीं किया गया है उसको दंड दे दिया गया है और ऐसी स्थिति में निलंबन की अवधि अनहरकारी सेवा मानी जाएगी ना। दंड मिल गया तो अनहरकारी मानी जाएगी, परंतु सक्षम अधिकारी अपने आदेश से स्पष्ट कर दिया हो कि निलंबन अवधि में पेंशन के लिए अहर्कारी सेवा माना जाए। यदि सक्षम अधिकारी बोल दिया तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते भाई, अधिकारी बोल दिया तो क्या दिक्कत है, वो अगर उसको दंड मिल भी गया तब भी उसको पेंशन का लाभ मिलेगा है ना। पेंशन नियम 24 यहाँ पे है ना 24 क्या बोलता है, पच्युति अथवा पृथककरण पर सेवा का हरण, सेवा मुक्ति अथवा निष्कासन पर सेवा का हरण है ना। यदि कि शासकीय सेवा को दंड स्वरूप यहाँ पे सेवा मुक्ति या निष्कासन कर दिया जाता है तो पूरी सेवा अवधि के पक्ष में राशत कर दी जाएगी और उसे पेंशन उत्पादन पात्रता नहीं होगी ना। तो पूरी सेवा शासन के पक्ष में क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे राशत कर दी जाएगी और उसे पेंशन की पात्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको क्या कर दिया यहाँ पे सेवा मुक्ति कर दी, यहाँ पे निष्कासित कर दी है। मतलब ऐसा कुछ कांड किया होगा, ऐसा कुछ आर्थिक स्थिति पहुँचाएगा जिसका उगाही करना मतलब या फिर जिसको शासन को है ना असहनीय क्षति हुई होगी तो उससे फिर उसको तो पूरा मतलब वो गया रे भैया है ना। पेंशन नियम 25 सॉरी पेंशन नियम 25 यहाँ पे पेंशन नियम 25 क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिएगा, पेंशन नियम 25 है ना, पेंशन नियम 25 यहाँ पे बहाल होने से पर पूर्व सेवा की गणना है ना। यदि कि शासकीय सेवक को सेवा से पदमुक्त या पृथककरण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाता है ना। यदि कि शासकीय सेवक को सेवा से पदमुक्त कर दिया जाता है यहाँ पे, पृथककरण या अनिवार्य सेवा दिया जाता है और बाद में फिर से सेवा में बहाल कर दिया जाता है, कुछ कारण से बहाल कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसकी पुरानी सेवा और बीच की व्यवधान की अवधि में अहर्कारी मानी जाएगी, मतलब पेंशन मिलेगा। यस। पेंशन नियम 26 है ना, त्यागपत्र पर सेवा हरण। यदि कोई शासकीय सेवक सेवा से त्यागपत्र देता है ना, त्यागपत्र दे दिया और उसकी सेवा का हरण हो जाएगा ना, त्यागपत्र दे दिया तो सेवा क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा ना है ना। जैसे यहाँ पे चीर हरण, ये हरण वही उसी शब्द से आया चीर हरण, मतलब यहाँ पे जो द्रौपदी जी किया था चीर हरण यहाँ पे, तो चीर को हटाना यहाँ पे हरण मतलब यहाँ पे उगा मतलब उसको रासत कर दिया गया यहाँ बोलना चाहिए, या फिर उसको शासन अपने खाते में जमा कर लिया तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यदि कोई शासकीय सेवक सेवा में त्याग पर देता है तो उसकी सेवा क्या कर दिया हरण हो जाएगा, परंतु राज्य शासन से अधिक किसी दूसरे सेवा में नियुक्त के लिए उचित माध्यम से आवेदन पत्र देकर नियुक्ति होने पर औपचारिक उसे त्यागपत्र दिया तो उसकी है ना मतलब ये जो पुरानी सेवा थी यहाँ पे उसको मान्य किया जाएगा। जैसे मान चलो यहाँ पे AG2 हो आप है ना, और मान चलो आपका PSC में आपका किस में सेलेक्ट हो जाता है, PSC में यहाँ पे है ना आबकारी है ना आबकारी इंस्पेक्टर में चयन हो जाता है, यहाँ पे आबकारी इंस्पेक्टर में चयन हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने उचित माध्यम से आपने दिया तो आपको जो पेंशन का लाभ मिलेगा है ना। जो पहली सेवा का मिलेगा और सेकंड जिसमें आप पोस्टेड होकर गए हो उसकी भी सेवा का लाभ इसमें मिलेगा, उसको पेंशन जोड़ा जाएगा है ना पहली सेवा के साथ। पेंशन नियम 27 क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेवा में व्यवधान का प्रभाव। यदि शासकीय सेवा में कोई व्यवधान हो है ना, यदि शासकीय सेवक की सेवा में कोई व्यवधान हो तो उसे पूर्व सेवा का हरण हो जाता है। मतलब अवधान कैसे करेगा, यहाँ पे अनाधिकृत अनुपस्थित रहता है यहाँ पे है ना, अधिकृत है ना, अधिकृत अवकाश के अनुक्रम में जब शासकीय सेवक अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थित दौरान को पद नहीं भरा गया हो तब, निलंबन में रहते उसकी मृत्यु हो गई तब, और उसका पूर्ण सेवा का हरण नहीं होगा ना। सेवा
तो यदि निलंबन रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई तो पूर्ण सेवा का हरण नहीं होगा। सेवा में पद मुक्ति या पृथककरण के बाद फिर से सेवा में बहाल होने पर पुरानी सेवा का हरण नहीं होगा। पुरानी सेवा का हरण नहीं होगा। यहाँ पे कार्यालय समाप्ति अथवा स्थापना में कमी है ना, कमी के कारण यदि दूसरी सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी पुरानी सेवा का हरण नहीं होगा ना। ठीक है, स्थानांतरण फलस्वरूप पदग्रहण काल की अवधि में पुरानी सेवा का हरण नहीं होगा ना। स्थानांतरण के फलस्वरूप पदग्रहण काल की अवधि में पुरानी सेवा का हरण नहीं होगा। यदि कोई शासकीय सेवक पूर्व में अपने कर्तव्य में अनुपस्थित रहा ना, यदि कोई शासक पूर्व में कर्तव्य में क्या रहा, अनुपस्थित रहा, उस अवधि में अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में परिवर्तित किया जाता है ना। और ऐसा नियम 21 में बताया गया। तो ये जो अनुच्छेद नियम 21 में दी गई शर्तों के आधार पर अनुपस्थिति की अवधि को अहरकारी सेवा मान्य किया जाएगा ना, यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो, है ना। अब पेंशन नियम 28 यहाँ पे है ना, तो सेवा है ना व्यवधान में दोष मार्जन है ना। सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप के अभाव में शासन के अधीन किसी शासकीय सेवक को 2 बार की गई सिविल सेवा के बीच व्यवधान समय दोष मार्जित माना जाएगा, है ना। साथ ही व्यवधान के पूर्व की सेवा अहरकारी सेवा मानी जाएगी, है ना। साथ ही व्यवधान के पूर्व की सेवा क्या मानी जाएगी यहाँ पे, अहरकारी। चलो, आप व्यवधान की बात की तो अहरकारी नहीं मान रहे हो, पर व्यवधान के पूर्व सेवा को अहरकारी मानना पड़ेगा। उपनियम 1 में हुआ है ना, हुआ कोई व्यवधान यदि सेवा से त्यागपत्र देने के पर पदमुक्त किए जाने या सेवा से हटाए जाने पर या हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्पन्न हुआ तो यह व्यवधान समय दोष मार्जित नहीं माना जाएगा ना। मतलब हड़ताल कर रहे हो यहाँ पे, सेवा से हटाया गया आपको यहाँ पे, है ना, तो ये समय दोष मार्जित नहीं माना जाएगा ना। हड़ताल करना अधिकार है भाई आपका, है ना। सेवा से हटाकर सेवा से पूर्व का यहाँ पे पेंशन में शामिल किया जाएगा ना। उपनियम 1 में निर्दिष्ट व्यवधान की अवधि अहरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी ना। उपनियम 1 है ना, उपनियम 1 में निर्दिष्ट यहाँ पे व्यवधान की अवधि अहरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी ना। अहरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी यहाँ पे, मतलब निहरकारी मानी जाएगी ना। मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, निहरकारी मानी जाएगी। मतलब इसे पेंशन नहीं मिलेगा ना। आप हड़ताल या ऐसे कुछ कृत्य में शामिल हो तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, है ना। पेंशन नियम 29 क्या बोलते हैं यहाँ पे, 25 वर्ष सेवक 50 अर्थात सेवानिवृत्ति 5 वर्ष पूर्व, है ना। मतलब 25 वर्ष बाद यहाँ पे 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व अर्थात ये सेवक सत्यापन। जब कोई शासक 25 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिया या उसकी सेवा 5 वर्ष बची हो, दोनों ही जो पहले आए उसके द्वारा की गई समस्त सेवाओं का सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा। साथ ही सत्यापन की गई सेवा के संबंध में प्रपत्र 27 से संबंधित शासकीय सेवक की सूचना दी जाएगी ना। जबकि शासकीय सेवक एक विभाग दूसरे विभाग में स्थानांतरित होता है तो ऐसी स्थिति में पुराने विभाग की सेवा का पूर्व सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के पुराने विभाग द्वारा किए जाने। जैसे PWD से कहाँ चले गए, PWD से मान चलो आप चले गए, है ना, PWD से आप चले गए यहाँ पे पुलिस में, है ना, पुलिस विभाग में, गृह विभाग में चले गए यहाँ पे, गृह विभाग में। तो गृह विभाग में चले गए तो यहाँ पे पहले आपका PWD जितना भी आप काम करोगे सत्यापन किया जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या किया जाएगा यहाँ पे, सेवा जो पेंशन सेवा है उसको मतलब आगे अग्रिम मतलब किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुराने विभाग द्वारा किया गया तो संति माना जाएगा। अर्थात एक बार जो सेवा सत्यापित हो चुकी है तो पुनः सत्यापित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सेवा पुस्तिका में दिनांक 1/11/1956 को पूर्व में जो प्रविष्टि की गई है उसे सही माना जाएगा और सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। परंतु यदि इस प्रविष्टि में कोई काट छाट या ओवर राइटिंग की गई हो तो सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा, है ना। पेंशन एवं 30 क्या बोलते हैं यहाँ पे, उपलब्धि, है ना। उपलब्धि क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपलब्धि पेंशन एवं 30 की उपलब्धि, है ना। उपलब्धि था सेवानिवृत्ति, है ना। उपलब्धि था आशय सेवा, है ना। उपलब्धि आशय क्या हो जाएगा, उपलब्धि आशय सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु की तिथि प्राप्त वेतन से, और वेतन का आशय मूलभूत नियम 9/21 में दी गई परिभाषा से वेतन के अतिरिक्त यदि कोई अन्य राशि को भी उपलब्धि मानने के लिए शासन द्वारा आदेश दिया जाता है तो उसे भी उपलब्धि माना जाएगा। यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति से पूर्व असाधारण अवकाश पर हो, असाधारण मतलब बिना मतलब वेतन का, है ना, और उसकी सेवा में व्यवधान हो तो असाधारण अवकाश सेवा में व्यवधान को पूर्व की तिथि में प्राप्त महंगाई वेतन भत्ता को उपलब्धि माना जाएगा। यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अर्जित अवकाश पर हो, है ना, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अर्जित अवकाश पर हो और 120 दिन में प्रथम वेतन, है, तो प्रथम 120 दिनों में देय वेतन वृद्धि की उपलब्धि में शामिल किया जाएगा, भले ही अवकाश नियम के अनुसार उसका आहरण न हुआ हो ना। अर्ध वेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, असाधारण अवकाश, अदेय अवकाश में रहने पर, मृत्यु होने या सेवानिवृत्त होने पर स्थिति में अवकाश के तत्काल पूर्व प्राप्त वेतन को, है ना, उपलब्धि माना जाएगा ना। अवकाश के तत्काल पूर्व को वेतन माना जाएगा ना। औसत उपलब्धियाँ क्या हो जाएगी यहाँ पे, है ना। औसत उपलब्धियाँ पेंशन नियम 31 में दी गई है ना। औसत उपलब्धियाँ क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेवानिवृत्ति के अंतिम 10 माह में प्राप्त उपलब्धि को औसत उपलब्धि कहा जाता है ना। 10 माह में, है ना, अंतिम 10 माह में, है ना, 10 माह उपलब्धि को किसी अवधि में वेतन न मिला हो तो उतनी अवधि पीछे जाकर औसत उपलब्धि गणना की जाएगी ना। डॉक्टर से मिलने वाला अव्यावसायिक भत्ता यहाँ पे NPA नॉन प्रैक्टिस अलायंस एवं सिक लोगों को मिलने वाला द्विभाषी भत्ता को भी उपलब्धि माना जाएगा ना। तो यहाँ पे पेंशन उपादान के लिए यहाँ पे पेंशन की, है ना,
पेंशन की उपलब्धियाँ, पाँचवें वेतन वेतन है ना, पाँचवें वेतनमान वेतन, महंगाई वेतन, हाँ महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता ना। छठे वेतन है वेतन, बैंड वेतन और ग्रेड वेतन यहाँ पे। सातवें वेतनमान का मूल वेतन यहाँ पे प्रीमेट्री निर्धारण लेवल है ना। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उत्पादन के लिए यहाँ पे है ना पाँचवें वेतनमान पाँचवें वेतनमान वेतन है महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता यहाँ पे। छठे वेतन है बैंड वेतन यहाँ पे, ग्रेड वेतन और डीए। सातवें वेतन है मूल वेतन यहाँ पे, प्रीमेट्री लेवल और डीए है ना। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये सबको इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। पेंशन का प्रकार आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने यहाँ पे। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे।